26 टेस्ट और 27 ओडीआई उन्होंने खेली हैं और 100 विकेटें ली इंटरनेशनल, लेकिन फर्स्ट क्लास में तो उन्होंने धमाल किया है। लगभग 650 फर्स्ट क्लास विकेटें उनके पास। जी बिल्कुल। तो इतने, तो इनका नाम तो फिर सिकंदर नहीं होना चाहिए, सुपरसोनिक होना चाहिए। सुपरसोनिक ऐसे है ना दोनों। जी 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे थे वो एज अ कोचिंग और एनालिस्ट के तौर पे वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी उन्होंने एज अ चीफ सेलेक्टर काम किया। फिर अब उन्होंने थोड़े से आ गए हैं मीडिया की तरफ और बेबाक तबसरा करते जो है हमें नजर आता है पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे। द वन एंड ओनली सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पे, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। सिकंदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे करा है जैसे रिश्ता लगवा रहे। सर चाहते हम यही हैं इसलिए कि आप अभी भी बिल्कुल फिट फैट हैं। और अभी जब कल भी मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा जी मैं तो जिम जा रहा हूं, तो मैंने आपसे कहा सर अब आपको भी जिम जाने की जरूरत है, तो फिर हमारा सोचो हमारा क्या होएगा। सही। अच्छा सिकंदर भाई थोड़ा सा बात करते हैं, मैं वही उसी बात पे मैं जाऊंगा। अफगान चीतास, जब अफगानिस्तान के लड़के या अफगानिस्तान की टीम हमारे डोमेस्टिक में खेलती थी 2001-11 में, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, आपने जो उस इवेंट को कवर किया एक निजी चैनल के लिए, तो बताइए कि उनका क्रिकेट स्पिरिट कैसा था। फिर जो सेमीफाइनल हुआ साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का, फिर वहाँ से बात को आगे लेके चलेंगे। जी देखिए बात इसलिए, सॉरी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीशान है सर। जीशान, मेरे बेटे का नाम जीशान है। अच्छा जीशान और शाजिया, राइट। एक्चुअली ये महाजरीन आए थे तो ये पूरे पेशावर में ये लड़के सारे वहाँ खेलते होते, काफियों की पैदाइश वहाँ पर भी, इन्होंने सारी मेहनत वहाँ पे की, खेला क्लब क्रिकेट से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट तक। मैं एक जगह पे 20 साल मैंने कोचिंग की है, क्रिकेट सेंटर ऑफ पाकिस्तान जो कि साउथ एंड क्लब है यहाँ पर डिफेंस एरिया में कराची के। तो यहाँ पर भी मैंने इनके मैचेस कराए हुए हैं। जो इनकी टीम आई हुई थी उसमें 2-3 ऐसे लड़के खेले थे जो अब सिलेक्टर्स हैं और वो वहाँ पर खेल रहे थे, तो हमने उनके मैचेस ऑर्गेनाइज कराए। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट वहाँ खेली, इन्होंने पैटर्न्स ट्रॉफी वहाँ पे खेली, बहुत कुछ इन्होंने पाकिस्तान में खेला। ऑब्वियसली वो हमारे मेहमान थे तो हमने उनको एंटरटेन किया और उन्होंने क्रिकेट 90% क्रिकेट जो है इन्होंने पाकिस्तान में खेली और सीखी। एक्चुअली ये सारे लड़के बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़ी इनकी बिल्ड जबरदस्त होती है, इनमें स्टेमिना बड़ा जबरदस्त होता है और खेलने का शौक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो स्किल्स भी होते हैं, स्किल्स के साथ खेलने का शौक भी होना चाहिए एंड दे हैव टू बी फिट, सो दे आर वेरी फिट माशाल्लाह से, और ये इनको खेलने का भी शौक है। मगर एक जगह जाकर मुझे ऐसा महसूस होता है, अब मैं ऐसा महसूस होता है वो जाके कुछ रुक गए हैं, उनके पास नए प्लेयरों की कमी सी महसूस होने लगती है। इसलिए कि देखें जब आपकी टीम में 40-40 साल की उम्र के लोग हो तो उसका मतलब क्या होता है कि जो 40 साल की उम्र का बंदा आपके पास है तो नए बच्चे नहीं आ रहे। तो ये चीज मुझे अफगान क्रिकेट में नजर आती है और यही चीज पाकिस्तान क्रिकेट में भी 40 साल के तो वहां पे नहीं है, तो वहां पर भी हमने लाके ब्रेकें मारी हैं नए बच्चों के लिए। तो वो चाचा तो है ना हमारा। अब एज से क्या फर्क पड़ता है सर? अच्छा नाराज हो जाते हैं, मैं आई नेवर कॉल हिम चाचा, का नाम है मगर ही इज वेरी पॉपुलर एज जो आप नेम उनका लिया है। मैं इसलिए नहीं दूंगा कि वो कहते हैं कि जी मुझे ये इस नाम से ना पुकारा जाए, तो वो जस्ट टेक केयर। मैं जो बात कर रहा हूँ कि जैसे कि हमने जो है 36 साल के इमाद वसीम को बुला लिया, आमिर को बुला लिया जो रिटायरमेंट में थे। ये तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। कभी कोई आप ये नहीं करते कि किसी को रिटायरमेंट से बुलाएं और आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हजारों लड़के पड़े हैं उनको छोड़कर आप ऐसे लोगों को ले जाएं जो रिटायर हो गए, पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, उनको लेकर आ जाए। दैट वाज नॉट करेक्ट और ये बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेक्टर्स की जो उन्होंने की। अच्छा सिकंदर भाई जरा थोड़ा बात शिफ्ट करते हैं, पाकिस्तान पे ही बात करेंगे कल करेंगे जो है काफी टाइम होगा। आज बात करते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका जो मैच हुआ, सेमीफाइनल जो मैच हुआ उसमें अफगानिस्तान बिल्कुल आउट क्लास रही, बिल्कुल डरी रही और बेबस हो गए साउथ अफ्रीकन बॉलर के सामने। तो और साउथ अफ्रीका ने जो है एक हिस्ट्री कायम की कि पहली दफ़ा वो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में पहली दफ़ा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो कल आप कहाँ लगते हैं कि कहाँ अफगानिस्तान से थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ? टॉस जीत के पहले उन्होंने बैटिंग कर ली ये जानते हुए कि हमारी जो बॉलिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, उसको टारगेट को जो है वो डिफेंड करना चाहते थे। जी सर।
देखिए, दो बड़ी चीजें इधर कल हुई है। नंबर वन तो आईसीसी की तरफ से हुई है। वो आईसीसी ने जो पिच बनाई थी, वो पिच किसी भी स्टैंडर्ड की क्रिकेट के लिए मौजूद नहीं थी। जब गेंद सरों के ऊपर से गुजरने लगे तो फिर बैट्समैन ऑब्वियसली थोड़ा सा डर जाता है। नंबर वन तो आईसीसी को इस किस्म की, अगर ये पाकिस्तान में पिच बनती तो ये हो सकता है वो उस ग्राउंड के ऊपर पाबंदी लगाते थे कि आइंदा इधर मैच नहीं होगा कुछ महीनों के लिए, जब तक आप पिच सही नहीं करेंगे। तो आईसीसी ने खुद, हालांकि आईसीसी को पता था 1-2 साल पहले से कि यहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उनको उसका लुक आफ्टर करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। नंबर वन तो पिच होगी। नंबर 2 जो ब्लंडर किया है, जो आज मैंने अपने प्रोग्राम में ये बोला था कि जी जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो है राशिद खान, जो उनके कप्तान है, उन्होंने किया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने ब्लंडर किया है। मैंने तो उनको बोला अपने प्रोग्राम में कि भाई अपनी कौम से आप माफी मांगे कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में आपके साथ कुछ हो जाए, आके आपने ऐसी हरकत की क्यों। मतलब आधा मैच आप उस वक्त जीत जाते हैं इस किस्म की पिचेस के ऊपर जब आप टॉस जीत जाते हैं, और आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर दी। ये बहुत बड़ा आपने ब्लंडर मारा किया, और इसकी वजह से अब जो तीसरी चीज जो उनके साथ हुई है कि जब वो गेंद सर के पास से, जैसे मैंने बोला ना, जब आपने देखा होगा पहली 2 ओवर में गेंद सरों के पास से गुजर रही थी, तो बैट्समैन जो है लाइन में नहीं है, डर गए वो। और हम उसको क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि जी भाग गया ये भाग रहा है। तो हम जब क्रिकेट खेलते थे तो जब कोई बाउंसर या गेंद ऊंचा आने के ऊपर लेग स्टंप के ऊपर चला जाए, लेग स्टंप की तरफ ऊपर आने के बजाय, ऊपर आने के मिडिल स्टंप की तरफ उसका पैर जाने के बजाय लेग स्टंप की तरफ गिरने लगे, तो उसका मतलब है कि वो अपने आप को विड्रॉ कर रहा है गेंद से। तो अब वैसे तो हम इसको रूम बनाना भी कहते हैं कि रूम बना के शॉट मारने जाए, मगर वो अलग चीज होती है। और ये जो होता है कि विड्रॉ करना अपने आप को गेंद के सामने से, तो इसका मतलब आप भाग गए। तो उनके बैट्समैन डर भी गए थे, और उनके मैं आई डोंट ब्लेम देम कि वो डर गए, इसलिए कि गेंद ऊपर नीचे जब होता है और सर के पास से गुजरता है तो हर एक की थोड़ी बहुत डर तो लग ही जाता है। मगर उस पिच को पहले बैटिंग करने की वजह से, उनकी बैटिंग करने की वजह से साउथ अफ्रीकन को पता चल गया था, एंड दे प्लेड बेटर। उनको पता था गेंद सर के ऊपर आएगा, वो खड़े रहे, और जिसकी वजह से उनको कामयाबी हासिल हुई। तो ये 2-3 मिस्टेक्स थी। जो सबसे बड़ा ब्लंडर था तो पिच थी, और दूसरा ब्लंडर जो था जो अफगानिस्तान की तरफ से हुआ कि वो टॉस जीत के, जो कि आधा मैच जीत गए थे, वो उन्होंने जो है खुद बैटिंग कर ली। सर ये बड़ी इस दफा तो अपसेट्स हुए हैं जो आपने देखे होंगे, ये जो चल रहा है, क्योंकि मेरी भी अभी जब शुरू नहीं हुआ था टूर्नामेंट तो मुझे लग रहा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो पहुंचेंगे फाइनल के अंदर, लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को कैसे उड़ा के बाहर फेंका है। और आज तो इंग्लैंड भी बड़ी स्ट्रांग लग रही थी और इंग्लैंड को भी उठा के बाहर फेंका गया है। तो ये क्या हो जाता है अचानक से अच्छा सारा खेलते खेलते और आप फिर एकदम से जीरो के ऊपर आके बैठ जाते हैं और कोई भी आपको मार देता है। तो मतलब टीम की बात जो है मुझे समझ नहीं आ रही, जो हमारे भी कोच ने कही है, पाकिस्तानी टीम के कोच ने, उन्होंने कहा जी कि आप इतना क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन सी शॉट खेलनी है और कैसे खेलनी है। तो ये तो हमसे बहुत स्ट्रांग टीम्स थी, तो अब ऑस्ट्रेलिया का तो आप सोच नहीं सकते कि नहीं पहुंचेगा फाइनल तक, इतनी वो हमेशा से स्ट्रांग टीम रहती है। तो ये क्या हुए हैं ये इंग्लैंड के साथ भी और पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी? पहले जो पाकिस्तानी कोच ने जो बात की, मैं उसको जल्दी से जवाब दे दूं कि देखिए जो कोच की जो गलती वो ये थी कि कोई भी दुनिया का कोच ऐसा नहीं होता जो एक हफ्ते पहले आके टीम को ज्वाइन करे और जाके वर्ल्ड कप खिलाए। ये सबसे बड़ी है। उसको पहले आना था, 6 महीने पहले टीम को बना था, तो फिर उसको पता चलता। उसने ये कहा कि जी हमारी टीम के लड़कों को पता ही नहीं कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, शॉट कैसे मारते हैं, आपस में दोस्ती नहीं। तो भाई आप आए 1 हफ्ता पहले थे, जब 1 हफ्ता पहले आप आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो ये चीजें पहले तो ये पार्ट तो अलग हो गया। अब आए कि ये दोनों टीमों को देखें, जो क्रिकेट के अंदर एक तो स्किल्स होते हैं, टैलेंट होता है, वो तो अपनी जगह है, मगर जो क्रिकेट के जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्लेइंग कंडीशंस। यानी प्लेइंग कंडीशंस के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि ग्राउंड कौन सा है, पिच कौन सी है और क्या हालात हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और आप साउथ अफ्रीका भी बहुत हद तक, न्यूजीलैंड देखें, न्यूजीलैंड भी फारिग होगी, बहुत जबरदस्त टीम मेरी, मैं उसको बड़ी पसंद करता हूँ उस टीम को। लड़के बड़े हम्बल हैं, बड़े मॉडेस्ट हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं। मैं हालांकि कभी जिंदगी में इन लड़कों से नहीं मिला, पहले वाले न्यूजीलैंडर्स के साथ तो मैंने बहुत खेला है। बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े तमीजदार होते हैं। वो भी हार गए। क्या वजह थी कि जो क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स, जो प्लेइंग कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी उनके अपने मुल्कों से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जो है इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है, मगर साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गया। तो उनके जो प्लेइंग कंडीशन जैसे पिच है उसका बहुत बड़ा दारोमदार होता है कि जो पिच आपकी कैसी है। जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड उधर गेंद पढ़ के आता है, जो क्रिकेट खेलने वाला होता है उसको बड़ा मजा आता है कि गेंद पढ़ के आ रहा है, उसमें शॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, टाइमिंग्स बहुत अच्छी होती है। मगर अगर आप
यही हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ जाए, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह हैं, और वेस्ट इंडीज, इनके प्लेइंग कंडीशंस डिफरेंट होते हैं। इसलिए प्लेइंग कंडीशन जो वेस्ट इंडीज के हैं वो मिलते जुलते हैं भारत के साथ। तो मुझे है, मेरा दिल कह रहा है कि भारत इस दफा हो सकता है कि वर्ल्ड कप जीत जाए, इसलिए कि प्लेइंग कंडीशंस, जो कि पिच इसमें शामिल है, हवा चल रही है, जिस तरह के उसके ग्राउंड्स हैं, वो उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भारत से मिलते हैं। तो जो प्लेइंग कंडीशंस में आके जब वो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, इंग्लैंड की टीम आई, तो प्लेइंग कंडीशंस में वो सेटल नहीं हो सके। कुछ जगह पे अच्छा खेले, मगर जहां प्रेशर पड़ा वो क्रैक कर गए। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हुआ। और हालांकि मेंटली तौर पे वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, दे आर ट्रू प्रोफेशनल्स, दे नो हाउ टू प्ले, और बहुत सिस्टमैटिकली खेलते हैं, दे फॉलो द कोचिंग इंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग इज देयर। मतलब प्लेइंग कंडीशन में आके फंस जाते हैं। अमेरिका में जी कहिए। अमेरिका में जैसे उन्होंने पिचेस बनाई थी, बड़ी खतरनाक थी। देखिए, मैं अमेरिका को मैं इसलिए ब्लेम नहीं करता कि वो पहली दफा कर रहे थे, तो उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे प्लेइंग कंडीशंस कैसे होने चाहिए, वहाँ पे प्रैक्टिस की फैसिलिटीज नहीं थी, दूसरी चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से लड़कों को बहुत प्रॉब्लम हुई, टीमों को प्रॉब्लम हुई। पाकिस्तान की टीम तो एक मैच खेलने गई थी, तो वो ग्राउंड में जा ही नहीं सकी। जिस दिन मैच था उस दिन गई। तो ये इस तरह की चीजें ये प्लेइंग कंडीशंस में आ जाती हैं, जो कई दफा टीमों को हिट करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें जो कि बहुत तगड़ी, बड़ी जबरदस्त हैं, और इसलिए मार खा गई कि जो प्लेइंग कंडीशंस थे, उनके कंडीशन से जो उनके मुल्क में होती, उससे टोटली डिफरेंट थी। अगर यही टूर्नामेंट किसी इन कंट्रीज में होता तो ये टीमें टॉप पे होती। अच्छा सर, ये जो अभी आपने पिचेस की बात की है, और ठीक है प्लेइंग कंडीशंस भी हम देख रहे हैं, अमेरिका जो है, अमेरिका तो बड़ा अमीर मुल्क है, और इनको पता भी चल गया था कि क्रिकेट हमारे मुल्क में अब आने वाली है। तो इन्होंने जो पिचेस और जो उसकी ग्राउंड की कंडीशंस और वो सारा कुछ इन्होंने ठीक क्यों नहीं किया? अब ये जो उठा के पिचेस लेकर आ रहे थे, यहाँ पे बिछा रहे थे, वो तो खेलने के लायक ही नहीं थी। और हम तो यही पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस तरह की पिचेस के पाकिस्तान में अगर आ जाती हैं तो आईसीसी ने तो बड़े उसके ऊपर एतराज करने थे। तो इतना पैसा होने के बावजूद आप पिचेस उठाकर भी लेकर आए, फिर भी वो खेलने के लायक नहीं थी। तो आई मीन व्हाट वर यू गाइस थिंकिंग कि आप एक वर्ल्ड क्लास इवेंट जो है वो कैसे आप करवा रहे हो? कहीं इंटरेस्ट नहीं था, क्या था? आईसीसी चाह रहा था कि इंट्रोडक्शन हो जाए अमेरिका का भी। अमेरिका में काफी क्रिकेट, मेरे 2 बेटे अमेरिका में रहते हैं, तो मैं बहुत जाता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई गो देयर। और 1996-97 में मैंने वहां पर बहुत क्रिकेट खेली, तो वहां पे तो पिचेस ही नहीं थी। जो मैंने क्रिकेट खेली वो मैटिंग पे खेली, जो मैट होता है उसको लेकर आते हैं, जैसे आर्टिफिशियल जो होता है वो पिच होती है, और उसको मैट को बिछाकर हम खेला करते थे। तो वहां पर कोई मतलब एक ग्राउंड होता था, एक पट्टी होती थी ग्राउंड की, जिसके पर 40 टीमें खेल रही, इस तरह का ग्राउंड होता था। जैसे लाहौर के अंदर जो है वो मीनार के, पाकिस्तान का जो मीनार है उधर होता है, हमारे कराची में पोलो ग्राउंड है, जहाँ पर एक वक्त के अंदर जो है ना 20-25 टीमें मैच खेलते थे। इस तरह हम अमेरिका में खेलते थे। ये अमेरिका का खेल नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मैं और सलीम मलिक 1989 में हम वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी, हम गए थे, तो हम न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे, सेंट्रल पार्क सामने था, मैं और सलीम मलिक जॉगिंग कर रहे थे, जो हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के फील्डर हैं। तो वहाँ पे बेसबॉल की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तो हम खड़े होकर देखने लगे, तो वो कैचिंग करा रहा था उनका कोच। तो हमने कहा कि हम कैच पकड़ना चाहते हैं, तो जो लड़के थे उन्होंने कहा कि आवाज लगाई कोच को, कोच दिस गाइस, उन्होंने वर्ड दिए थे, दिस क्रेजी गाइस वांट टू कैच विदाउट द ग्लव्स। तो कोच हमारी तरफ दूर से देखकर उसने बोला पकड़ो, उसने मारना शुरू किया, और सलीम मलिक वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, वो ऐसे जबरदस्त कैच पकड़ रहा था, सब हैरान रह गए। तो उनको तो पता ही नहीं था इस बात का कि क्रिकेट जो है वो बगैर ग्लव्स के कैचिंग की जाती है। तो वहां पर किसी को क्रिकेट का नहीं पता। जो लोग खेलते हैं वो हैं कि जैसे कि आप लोग हैं वहां जाके सेटल्ड हो गए हैं, इसी तरह वहां जो पाकिस्तानी इंडियंस, वेस्ट इंडियंस और जो ऑस्ट्रेलियंस वगैरह वहां पे सेटल हो जाते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो इसीलिए वहां पे पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो ग्राउंड अभी 2-4 ग्राउंड बन गए हैं, एक डेलस में है, एक फ्लोरिडा के एरिया में है, अदरवाइज वहां पे कोई ग्राउंड्स नहीं है, स्टेडियम्स नहीं है क्रिकेट के लिए। और पिचेस बनाना तो देखें आपने, उन्होंने जो पिच बनाई थी वो ड्रॉप इन पिच थी, यानी कि पिच कहीं और बनती है, लाके उसको ड्रॉप इन कर दिया जाता है, उधर गड्ढे खोद के उस पिच को गिरा दिया जाता है। तो वो नेचुरल नहीं होती। जब वो नेचुरल नहीं होती तो उसका बिहेवियर डिफिकल्ट हो जाता है। और अमेरिका में आकर उन्होंने बनाई तो वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो गई थी, उसका भी बाउंस बहुत अनइवन था। आपने देखा कि 100 में टीमें आउट हो रही थी। तो ये चीज उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। आई होप एंड आई विश कि वो अमेरिका में और जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं वो इन्वेस्ट करें
एक सेपरेट स्टेडियम्स बनाए तो फिर जाके वहां पे क्रिकेट बेहतर होगी। सही जी। आमिर है हमारे साथ, वो बात आपसे करो सर, कैसे हैं आप? गुड टू मैं तो वैसे ही हूँ, आप कैसे? नहीं सर, गुड टू सी यू। आपसे फाइनली स्काइप पे बात हो रही है। अच्छा, अब सेमीफाइनल पे स्पेसिफिक आ जाते हैं। जी जी। बात हो रही है प्लेइंग कंडीशन की, लेकिन सर इतनी प्लेइंग कंडीशन एकदम चेंज हो जाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान और जो साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, अफगानिस्तान टीम का एक जो मोमेंटम था, यहाँ सब यही बातें हो रही थी कि अब जो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, अब ये साउथ अफ्रीका को भी हरा देंगे। और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री आपको ज़्यादा पता है मुझसे कि क्या रहा है, हमेशा वो बड़े मैचेस में वर्ल्ड कप के खासकर वो पीछे हार जाते हैं, रह जाते हैं, चोकर्स हैं। ऐसा क्या हो गया कि या तो बॉलर अच्छा बॉलिंग कराने लग गए साउथ अफ्रीका की, या ये बैट्समैन जो हैं वो बिल्कुल बैटिंग करना भूल गए। मैं खासकर स्पेसिफिक बात करूंगा जिस पर नबी भी आउट हुए और जो राशिद आउट हुए हैं, मुझे ये वो राशिद लग ही नहीं रहे थे जो इससे एक दिन पहले जिन्होंने धोनी स्टाइल जो है वो हिट भी मारना शुरू कर दी थी। मैंने देखे उनके 2-3 शॉट, वो हेलीकॉप्टर शॉट भी खेलते हैं, और जो 6 उन्होंने किया था, ये हो क्या गया अचानक इनको और ये बैटिंग नहीं कर सके? लोएस्ट टोटल पे आउट हो गए। लोएस्ट टोटल। देखिए, मैंने जैसे कहा ना, वो डर गए थे। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें उस ग्राउंड की, ये है ट्रिनिडैड का, मैंने ट्रिनिडैड का ग्राउंड था। जिस ट्रिनिडैड के ग्राउंड में मैं खेला हुआ वो टोटली डिफरेंट ग्राउंड था, ये नया ग्राउंड है। अच्छा, इसके अंदर अब ये देखें, जब अगर मैं कोच हूं तो मैं ऑब्वियसली उस ग्राउंड का मैंने जैसे अभी डेटा खोल लिया है, इसमें जो सबसे ज्यादा रन हुए हैं वो वेस्ट इंडीज ने 149 for 9 किए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसके अलावा कभी एक टीम ने 100 रन किया, उसके बाद एक टीम 40 पे आउट हुई है, एक टीम 78 पे आउट हो गई, एक 56 पे आउट हो गई, यानी कि प्लेइंग कंडीशन वाज द वर्स्ट। और इसका का है आईसीसी का है, जब प्लेइंग कंडीशन आपको ऐसी नजर आ रही है कि कोई टीम 100 रन नहीं कर पा रही और 30-40 के ऊपर आउट हो रही है, तो ये कोई मतलब ये प्लेइंग कंडीशंस नहीं है। इसमें वी हैव टू ब्लेम आईसीसी कि भैया आपने क्या किया, आपने ऐसी पिच क्यों बनाई वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, अगर कोई पहली दफा कोई टीम टूर कर रही है, कोई बायलैटरल सीरीज होती है आपस की, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट if you're having a World Cup and you are playing important matches over there and especially a semi-final, तो आपको इस तरह की पिचेस नहीं बनानी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, उनका जो कप्तान, कोच और जो भी लोग थे उनकी टीम के साथ, जो स्टाफ था उनका, उनको ये सारा स्कोर देखने के बाद पहले बैटिंग करने की क्या जरूरत थी? देखिए, दुनिया में पाकिस्तान जैसी पिचेस में भी जहां पर हमारे पास ग्रास नहीं होती, हम कहते हैं कि पहले जो 5-6 ओवर हैं वो ट्रिकी होते हैं, इसलिए कि मॉइस्चर होता है पिच के ऊपर, थोड़ा सा ओसगिरी भी होती है, थोड़ा सी गिलाहट होती है, इसलिए कि उन्होंने शावर दे के उसको जो है ना हल्का सा रोल किया हुआ होता है। तो आपको तो पहले 5 ओवर तो वैसे ही ट्रिकी होते हैं, और T20 के अंदर पहले 5-6 ओवर में मैच डिसाइड हो जाता है। अगर आपके 5-6 ओवर में, अगर देखें ना, कल उनके जो थे 28 के ऊपर 6 आउट हो गए, 6 ओवर में 6, अब मैच ही खत्म हो गया, क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। तो ये जो चीज थी बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये आपके सामने स्कोर कार्ड पड़ा हुआ है, आप ग्राउंड की कंडीशंस देख रहे हैं, ग्राउंड की जो बिहेवियर है आपके सामने है। जब आपको पास सब कुछ था तो अफगान की जो क्रिकेट थी वो जो है वो मुझे तो नहीं लॉजिक समझ में आ रही। आई विश कि मैं उनसे बिठाकर, जिस तरह आप मुझे बिठाकर सवाल कर रहे हैं कि आपने किया क्या, कि आपको नहीं पता था कि स्कोर यहाँ पे 40 से ज्यादा टीम स्कोर नहीं कर रही और आपने पहले बैटिंग कर ली और खुद 50 पे आउट हो गए। तो ये चीजें जो हैं ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद बैटिंग की जो टेक्निक होती है वो वैसी, मैंने जैसे कहा ना, वो डर के बंदा सामने नहीं आता। वो उसका जो पैर है, जो क्रिकेट के अंदर कहते हैं गेंद को सामने आने का मतलब है कि उसका जो फ्रंट फुट है वो मिडिल स्टंप पे या ऑफ स्टंप पे आए, ताकि वो पता लगे कि वो गेंद को फेस कर रहा है। रादर देन दैट उनका जो फुटवर्क था वो वाज गोइंग टुवर्ड्स द लेग साइड, लेग स्टंप्स की तरफ, वो लेग से बाहर जा रहा था। तो उसका मतलब है वो भाग गए थे, डर गए थे। तो ऑब्वियसली डर तो लगता है जब सर के ऊपर से गेंद जाए। तो फिर ये जो चीज थी उसकी वजह से उनकी टेक्निक खराब हो गई। ये पिच किसी भी हालत में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए फिट नहीं थी। मैं तो आज अपने प्रोग्राम में बोला कि भाई आप आईसीसी को चाहिए वो क्रिकेट फैन से माफी मांगेंगे, वी आर वेरी सॉरी कि हमने आपको ऐसी पिच दी जिसकी वजह से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और अफगानिस्तान को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए यार, ये कैसी पिच थी। तो आप जो बात कर रहे हैं उनकी टेक्निक सही है, उनको खेलना आता है, मगर
पिच ऐसी थी कि वो डर के भाग गए। अच्छा सर, ये इस वर्ल्ड कप में ना कंट्रोवर्सीज बहुत सारी आ रही हैं। ये तो 2 दिन पहले इंजी जो है उसने कहा कि भाई ये इंडिया जो है ये तो रिवर्स स्विंग कर रहा था, और अर्शदीप जो है वो कैसे कर रहा था रिवर्स स्विंग, और इसका मतलब है कि इतना अर्ली तो रिवर्स स्विंग आ ही नहीं सकता नए बॉल के साथ। तो ये 15-16 जो हमें ओवर में नजर आ रहा था, और ये तो इसका मतलब है 12-13 में ही रिवर्स स्विंग शुरू हो गई थी। रोहित शर्मा ने खैर बड़ा जो है वो डिसेंटली उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी कि अब ये तो सारी दुनिया ही कर रही थी, तो अब अगर इंडिया कर रहा था तो उसके ऊपर आपको क्यों एतराज है? एक तो ये एतराज आ गया है। अच्छा पहले इसका जवाब दें, फिर हम दूसरा पूछते हैं जो दूसरा एतराज आ गया है। फिर अब देखें, ये जो क्रिकेट बॉल है, व्हाट इज द रिवर्स स्विंग? रिवर्स स्विंग ये होता है कि जो एक साइड उसकी जो शाइनी साइड आपको नजर आ रही है ना, एक साइड इसको रफ हो जाए, ठीक है, ये शाइनी साइड इसकी रफ हो जाए, एक शाइनी हो, तो वो वहां से रिवर्स स्विंग होता है। रिवर्स और एक होता है कि एक नॉर्मल स्विंग होता है। नॉर्मल स्विंग के अंदर वो उसका ग्रिप डिफरेंट हो जाता है, और जो रिवर्स स्विंग होता है उसके साथ आप गेंद की जो शाइनी पार्ट है जहां रखेंगे ना, गेंद वहीं जाएगी और आपके पास कंट्रोल आ जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और इसके मोजिद कौन है मोजिद? सरफराज हम हैं, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये रिवर्स स्विंग को इजाद किया। और उसकी बेसिक वजह, जैसे मैं कराची में खेलता था, हमारे पास ग्रास नहीं होती ग्राउंड में। यहाँ पे आप 90% ग्राउंड्स में ग्रास नहीं है। हम बच्चे रफ ग्राउंड्स में खेलते हैं, तो उधर गेंद जल्दी खराब हो जाता है। जब वो गेंद जल्दी खराब हो जाता है तो फिर वो रिवर्स होने लगता है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। मैं जब छोटा था स्कूल वगैरह में, जब मैं बॉलिंग करता था, मैं पहले 5वें ओवर के बाद से रिवर्स करना शुरू हो जाता था, इसलिए कि गेंद पुराना हो जाता था। लड़ा ग्राउंड जिसे कहते हैं वो होता था। गेंद पुराना होने के बाद हम रिवर्स करने लगते थे। तो हमने ये सीखा, फिर ये हमसे लोगों ने सीखा। अब इस पे पाबंदी है। अगर आप गौर से देखते हो कि जब मैच एक ओवर खत्म होता है, जो बॉलर होता है ना, ये गेंद उठाकर अंपायर को दे देता है। सही। ताकि अंपायर उसको अपने पास रखता है, वो देखता है कि उसने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की गलत, जिसके इंसी ने क्यों बोला रिवर्स स्विंग कर रहा है कि आप जब बॉल की टेम्परिंग करते हैं, यू प्ले विद द बॉल, उसको स्क्रैच कर दें या कुछ कर दें या कोई ऐसी चीज अनफेयर मींस के साथ उसको रफ कर दें, तो फिर इतनी जल्दी रिवर्स होता है। तो इंसी का ये कहना था कि ये लोगों ने इतनी जल्दी जो रिवर्स स्विंग शुरू कर दी 16, हालांकि होती है। मैं समझता हूँ इंसी को ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं देना चाहिए था कि T20 के मैचेस में नॉर्मली 15-16 ओवर के बाद रिवर्स होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा भी रफ ग्राउंड होगा तो रिवर्स होगा, उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं खेला करता था, तो हमारे साथ जो साबिक कप्तान थे, इमरान खान वगैरह, जब खेलते थे तो हम एक दूसरे से बात कर रहे होते थे, क्या रिवर्स होना शुरू हुआ, या एक गेंद को चमकाओ, एक साइड को चमकाओ, उसके ऊपर थूक ना लगे। जब आप इस हिस्से को रफ रखते हैं तो इधर आप थूक या पसीना नहीं लगाते। हमारे दौर में थूक लगाते थे, हम ऐसे करके ना ऐसे लगाया करते थे। अब नहीं होता थूक, अब पसीना होता है कि आप पसीना लगाएं। तो ये वी यूज्ड टू मेक श्योर, हमारे जितने भी फास्ट बॉलर, मैं, इमरान, सरफराज, हम साथ खेलते थे कि भाई जो शाइनी पार्ट, जो रफ साइड है, रफ साइड के पर बिल्कुल कोई हाथ ना लगे गीला हो। बड़ा हम सब नाराज, हम फास्ट बॉलर्स, इमरान खान तो खैर बहुत बड़े थे, तो वो बहुत नाराज हो जाते थे कि यार क्या तुमने इस पर हाथ, गीले हाथ क्यों लगा दिए। तो उसको हम बनाया करते थे। तो ये जब अब सबको ये पता लग गया है, तो हो सकता है अर्शदीप और जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, जो कि उन्होंने फेयर तरीके से उस एरिया को ज्यादा रफ नहीं रखा और उसको रफ होने दिया। जब रफ होने देते हैं तो रिवर्स होने लगता है। तो मेरे ख्याल से इंजी को बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो उनको ये बात इसलिए नहीं कहनी चाहिए थी कि ये 16 ओवर, 15 ओवर, 16 ओवर के बाद रिवर्स होना शुरू हो ही जाता है। लेकिन तो ये बात इंजी कह रहे थे कि ये मुझे लग रहा है कि 12-13 ओवर से ये इसका मतलब है रिवर्स स्विंग हो रही थी, तो इतना अर्ली होता नहीं है, 12-13 ओवर में रिवर्स स्विंग नहीं होता है। वो बात बिल्कुल सही है। देखिए जब 50 ओवर्स का गेम होता है, आप देखें उसमें 2 गेंदें इस्तेमाल होती हैं, एक एंड से एक गेंद, एक एंड से एक गेंद, और वो गेंद जो है अंपायर की जेब में चला जाता है। जब वहां से ओवर खत्म होता है, जब इस एंड से शुरू होता है, तो अंपायर उसको बॉल दे देता है दूसरी बारी। T20 में एक ही गेंद इस्तेमाल होती है, ठीक है ना जी। तो वो इसलिए उसका चांसेस हैं। वो एक तरीके से अगर 10 ओवर में वो रिवर्स हो रहा था, मैंने इतने गौर से देखे, मैंने मैच देखा, मगर इतने गौर से नहीं देखा कि रिवर्स हो रहा है। तो वो जो रिवर्स जो स्विंग होता है वो बन जाता है गेंद। कई दफा लड़के बना रहे होते हैं, जिस तरह मैंने कहा हम बनाते थे, तो वो भी बनाएंगे भाई, उस पर गीला हाथ ना लगे, उसको एहतियात करो, उसको खुश्क रखो। तो इस तरह से गेंद रिवर्स स्विंग हो जाती है। तो उसमें इतने
इनसी की अपनी मर्जी, उन्होंने कहा हो सकता है उन्होंने बड़े गौर से देख रहे हो, मैं ये चीज मिस कर गया था। अच्छा सर, दूसरी जो कंट्रोवर्सी आई है वो अफगानिस्तान के बारे में आई है, और उसके ऊपर तो खैर बहुत सारे जो बाकी के भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दूसरों ने भी बहुत बात की है। उन्होंने कहा जी कि ये इसको इशारे किए गए कोच की तरफ से, फिर ये लेट गया, ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे थे, उसके बाद जिस वक्त जीते तो वही लड़का जिसको हैमस्ट्रिंग हुआ था वो ऐसे भाग रहा था कि जैसे कुछ तकलीफ ही नहीं उसको हुई है। तो माइकल वॉन ने तो यहां तक कहा कि वो तो उसने ऐसा बिहेव किया, कहता है ये फिनोमेना मेरे सामने पहली बार आया है कि आप किसी को गोली मार दे और उसके बाद फिर वो उठ के भागना शुरू हो जाए, यू शॉट समबडी एंड ही स्टार्ट्स। तो मतलब इसके ऊपर जो है क्या आपका कहना है कि ये मतलब ऐसे सही है? क्योंकि देखे ना, कहते हैं कैमरे की आंख ने कभी पकड़ी नहीं होती चीज, ये तो कैमरे की आंख ने बहुत क्लियरली एक एक चीज पकड़ी है। तो अब आईसीसी इस पे एक्शन लेगा या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान का कोई होता लड़का तो फटाफट ऐसे ऐसे एक्शन लेना था उन्होंने। देखिए, बात असल ये है कि मैं तो शुक्र करता हूं कि हमारे दौर में जो कंट्रोवर्सीज होती हैं तो वो खवातीन की सर वो हसीनाएं फिरती रहती थी ना आप लोगों के इर्द गिर्द, तो फिर लोग जलते थे ना बाकी के। हमारे दौर में जो कंट्रोवर्सीज आती थी वो लड़कियों की होती थी कि इसको छेड़ दिया, ये उसको था। अब जो है इस किस्म की आ रही है। कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ क्या ऐसी चीजें नहीं होती। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक्टर कौन है? चलिए मैं आप लोगों का इम्तिहान लेता हूँ। हसन अली। नहीं, इस किस्म की हरकत का सबसे बड़ा एक्टर कौन है बताइए? अहमद शहजाद ना, सबसे बड़ा एक्टर इस किस्म की हरकतों का रिजवान है। रिजवान वो टांग पकड़ कर यू यू करके लेट जाता है। जी यस। तो हमारे यहाँ तो टैलेंट है ना, टैलेंट सर, देखिए टैलेंट से जेलस ना हो आप। टैलेंट है सर, जेलस ना हो। आपने क्या, मैं एक और चीज बता दूं, मैं आप लोग नाम गैस करें। हमारे यहाँ एक प्लेयर था जिसने अपने मुल्क के, जैसे उसने अपने मुल्क के लिए किया, जो लड़का था उसने अपने मुल्क के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए अपनी टांग पकड़ के बैठ गया। हमारे यहाँ एक लड़का था जिसने मुल्क के खातिर मैच के दौरान गेंद चबाई है ऐसे करके। आपको याद है? जी लाला शाहिद अफरीदी। बूम बूम अफरीदी। जी अगर वो गेंद चबा सकता है तो वो टांग पकड़ के तो लेट सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कम से कम ये तो नहीं बात कि उसने कोई लड़की के साथ कुछ चक्कर चला लिया, कोई बना नहीं। बस बड़ा बात इस बात पे आके रुकी है कि हम पठान हैं। हम कुछ भी कर सकता है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, देखिए ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। इस पे आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना बड़ा इसका इश्यू आया हो जिसके वजह से उस पे फाइन हो, आईसीसी एक्शन ले। उस वक्त जो ग्राउंड में मैच रेफरी होता है वो इस किस्म की चीजों के ऊपर वो कर सकता है, मगर वो इतने जल्दी हुआ कि कुछ नहीं और निकल गए, तो मैच रेफरी ने भी बोला होगा कि मैं इसको जाने देता हूँ। हमारे यहाँ लाला ने गेंद चबाई, आपको अगर याद हो तो एक दफा लाला ने जो है वो उसने अपने मुल्क के लिए किया। मतलब जो भी कुछ ये हरकत होती है वो मुल्क के लिए, एक दफा पिच पे खड़े होकर उसने स्पाइक्स मारे थे, उस पर ट्विस्ट कर रहा था वो, अगर आपको याद हो। क्लिप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी। जी। हाँ, तो ग्राउंड में होती है, तो ये मैं इसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं समझता। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, चलती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो हमें इसको कई चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए, हंस के, जैसे आप इंजॉय कर रही हैं, कह के लगा रही हैं, इस तरह हंसें और इसको जैसे भूल जाए, कोई बात नहीं, हो गया, उसने मस्ती कर दी। मगर आप याद रखिएगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं कल तस्वीरें निकाल के आपको भेज दूंगा कि जितना बड़ा एक्टर रिजवान है कोई नहीं है। अच्छा, आप सुन रहे प्रोग्राम 770 AM और EOS TV पर लाइव। जी हाँ, हमारे साथ वेटरन लेजेंडरी फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं और उनकी बेबाक तफसीर सुन रहे हैं। मज़े आप होपफुली आप ये लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे। अच्छा सिकंदर भाई, अब थोड़ा सा आते हैं आज के सेमीफाइनल पे। विराट कोहली की मैं सबसे पहले बात करूंगा। 7 इनिंग्स में सिर्फ 75 रन और बॉल फेस किए 75 रन, 2 दफा वो डक पे आउट हुए। विराट कोहली इन T20 वर्ल्ड कप 2012 मोस्ट रन फॉर इंडिया, 2014 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2016 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2022 मोस्ट रन फॉर इन द टूर्नामेंट और 2024 सिर्फ 75 रन 7 इनिंग्स में। तो एक विराट कोहली पे जो कहते हैं ना कि
बैड पैच कह लें या बदकिस्मती जो छाई हुई है, बादल छा रहे हैं, उस पर हम बात करते हैं। और आज जो इंग्लैंड ने थोड़ी सी उनकी बैटिंग फ्लॉप रही, बॉलिंग तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उन्होंने नबी बॉलिंग करके एक रीजनेबल सा टारगेट जो है डिफेंस करने के लिए जो इनफ था वो सही था, बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप रही। तो अब आज के जो दूसरा सेमीफाइनल था उस पर हम बात करते हैं और 2-3 क्वेश्चन भी हमारे पास आए तो उस पर भी हम आपसे उनके जवाब देंगे। जी सिकंदर भाई। देखिए, नंबर 1 विराट कोहली बगैर किसी शक के इस वक्त दुनिया का सबसे बड़े प्लेयरों में से, उन प्लेयरों में से जो कि जब भी वो इनिंग खेलता है, हम क्रिकेट के अंदर कहते हैं कि जो सेकंड टाइम बैटिंग करके मैच जिताता है वो बड़ा खिलाड़ी होता है, इसलिए कि वो इनिंग होती है। पहले आपने आए, पहले इनिंग के अंदर आपने 200 कर दिए, कोई नहीं, अगली सेकंड इनिंग के अंदर आपने अगर 70 भी किए हो या 50 किए हो और आपने उस 50 की वजह से मैच जिताया हो तो उसकी वैल्यू जो होती है बड़ी होती है। उसको हम उसको लेवल उसका बड़ा हाई रखते हैं, वो ग्रेड 1 में आ जाता है, ग्रेड A+ में आ जाता है। और तो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इसी तरह की हैं कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता है, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मेरा और इंडिया टीवी का हमारा जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो मेरा एक इंडियन टीवी के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि आप उससे ओपन क्यों करा रहे हैं। जी जी। देखिए, विराट कोहली इस काइंड ऑफ अ प्लेयर, इतना बड़ा खिलाड़ी है, अगर देखिए ओपन गया हो तो उसको पता ही नहीं चला कि पिच का बिहेवियर क्या है। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा कि जी उसको उसके लिए एक्सक्यूज है कि जी मैं ओपन चला गया, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मगर इतने बड़े खिलाड़ी को और इतने अच्छे प्लेयर को जो कि मैच जिताता हो तो आप थोड़ा सा उसको कुशन दें। जी जी। मेरा ये सवाल था इंडियंस के साथ कि इंडियंस को मैंने वहां पे टीवी पे जो दिल्ली से हमारे साथ मिले हुए थे कि मैंने कहा आप उसको ओपन क्यों करा रहे हैं, वो इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वो ड्रेसिंग रूम में बैठा हो, 1 डाउन जाता या नंबर 4 पे जो उसकी बारी चले 1 डाउन जाता तो वो देखता कि पिच का बिहेवियर क्या है, वो अपने आप को एडजस्ट करता अपने ज़हनी तौर पे और अंदर जाके खेलता। तो उसको आपने वो मौका नहीं दिया। तो ये उनका मेरे हिसाब से मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है मैं इतना अक्लमंद ना हूँ। नहीं सर, सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके फैंस हैं ना, उन्होंने भी आज यही कहा है कि उसको 1 डाउन भेजना चाहिए था। उन्होंने एग्जैक्टली आप वाली बात। जी जी शायद जी, 1 डाउन में विराट कोहली के 1 डाउन के मैं स्टैट्स मेरे सामने रखे हुए हैं। 24 इनिंग में 1132 रन उन्होंने बनाए हैं, एवरेज देखे उनकी 80.07 और स्ट्राइक रेट 132.86, उसमें 0 डक शामिल है और 14 50s और हाईएस्ट उनका स्कोर है 89 जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। तो 1 डाउन में जो विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है अभी वर्ल्ड कप में वो बड़ा फिनोमिनल है। जी देखिए, यही चीज मैंने कभी रिकॉर्ड उनका नहीं देखा था, ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से, अपने क्रिकेट की जो भी मैंने सारी जिंदगी इसी क्या कहते हैं इसी मैदानों में गुजार दी, तो अब कुछ तो किया नहीं जिंदगी, ठीक है। तो वो मेरा ये आइडिया था और मेरा बिल्कुल सही निकला। और मैंने तो उन चैनल्स को मैंने मैसेज भी किया कि देखें आपने ये बात मैंने कही थी आज वो सही हो रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए द्रविड़ जो है उनके बहुत बड़ा प्लेयर रह चुका है, बहुत ही, मतलब मैं बहुत मानता हूँ राहुल द्रविड़ बड़ा अच्छा हम्बल बच्चा है, बहुत ही जबरदस्त बच्चा, मेरी उम्र से बहुत छोटा है अब तो इज अ जेंटलमैन, बहुत अच्छी खेलता है, बहुत खेला है वो और जबरदस्त किस्म का कोच है। हो सकता है उसने विराट कोहली से बगैर पूछे उसका नंबर नहीं बदला होगा, विराट कोहली ने ही कहा होगा कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं 1 डाउन जाऊंगा तो ये ओपन करूंगा। तो ये एक उनकी गलती थी जो मैं समझता हूँ कि, और बड़े बड़े प्लेयरों के ऊपर ऐसा बुरा वक्त आता है। मुझे याद है 2003 का वर्ल्ड कप का आपने अभी जिक्र किया था कि मैं एज अ टीम एनालिस्ट और असिस्टेंट कोच मैं वहां पे था टीम के साथ। 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर इंजमाम से रन्स ही नहीं हुए और आप करें कि मैं एनालिस्ट था, मेरे पास लैपटॉप होता था, मेरे पास सारी डेटा मौजूद होता था। तो मेरे पास वो एक दिन आया रात को जब वो हॉलैंड के खिलाफ आउट हुआ, हॉलैंड जैसी टीम के खिलाफ उसने ऐसे गेंद रोकी और गेंद रोल होकर स्टंप्स में चले गई, इतना बुरा वक्त आया हुआ था। लिटरली मैं मतलब हल्फिया कहता हूं कि इसके आंखों में आंसू थे। मुझसे कहने लगा सीकू भाई, मुझे सब सीकू कहते हैं, कहने लगा सीकू भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हॉलैंड जैसे क्रिकेट टीम के सामने मैं इस तरह आउट हो गया। उसने कहा मुझे दिखाएं तो कि हुआ क्या है। तो मैंने उसको फिर लैपटॉप से खोलकर उसका क्लिप दिखाया कि यार आप ऐसे आउट हुए, हर चीज परफेक्ट थी, हर चीज, मगर क्या था कि गेंद उसकी किस्मत में था, गेंद बल्ले से रुकने के बाद रोल होते हुए वापस स्टंप पे आ गई और टच कर गई और बेल्स गिर गई। तो ये हर खिलाड़ी के ऊपर वक्त आता है और इस वक्त जो कोहली है ही ये वक्त आया हुआ है कि वो जो भी कर रहा है वो उसके साथ गलत हो रहा है।
और उस बेचारे की जो है जो लोग हैं जो उसके फैंस हैं ऑब्वियसली दे आर रियली अपसेट अबाउट इट कि ये क्यों हो रहा है। तो आई होप कि हो सकता है फाइनल में वो चेंज कर, आई होप। सर फाइनल की आपकी क्या है, फाइनल की प्रेडिक्शंस क्या हैं आपकी? देखिए मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 2011 में आखिरी दफा भारत जो है ये वर्ल्ड कप जीता था। और मैं जैसे पहले कहा कि जो कंडीशंस हैं, प्लेइंग कंडीशंस और जो पिचेस हैं वो भारत को सपोर्ट कर रही हैं। जब भारत ने अपनी टीम वर्ल्ड कप की अनाउंस की और हमने की, हम तो खैर इतने नालायक निकले कि मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता। मैं शर्मिंदा हो गया हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड ने और लोगों ने इतनी गलत टीम सिलेक्शन की, लोगों को रिटायरमेंट से बुला लिया। भारत ने प्लेइंग कंडीशंस को देखते हुए ठीक है 4 स्पिनर्स रखे, उनके पास 3 स्पेशलिस्ट हैं, 1 जडेजा है जो कि ऑलराउंडर है। तो आप ये देखिए कि उनकी प्लानिंग पहले से थी, उन्हें पता था कि ये हम किस प्लेइंग कंडीशंस में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी टीम उस लिहाज से बनाई। उनकी बड़ी बैलेंस्ड टीम है। पांड्या उनके पास है जो कि परफेक्ट एक ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करता है, उनके पास अच्छे दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ बुमराह का। बुमराह उनके पास इतना जबरदस्त बैटिंग, इतनी लाइनअप है। उन्होंने बड़ी बैलेंस साइड बनाई है। उनको पता था किस प्लेइंग कंडीशंस में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरी फीलिंग आ रही है कि ये जो वर्ल्ड कप है हो सकता है ये भारत जीत जाए। मुझे भी यही लगता है सर। और भी दूसरे आपने उसका जडेजा का और इसका लिया है नाम अर्शदीप का, लेकिन अक्षर पटेल जो है वो बिल्कुल इनका एक्स फैक्टर हो सकता है। सूर्या कुमार यादव इनका एक्स फैक्टर हो सकता है। तो कोई भी लड़का उस दिन जो क्लिक करेगा, तो वो खुद जो कैप्टन है, स्किपर जो है रोहित, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत अच्छा खेल रहा है। तो बिल्कुल ऑन पेपर तो बड़ी स्ट्रांग टीम लगती है, लेकिन जो हमारे जीशान है ना, उनकी बड़ी फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका। तो वो कहते हैं नहीं साउथ अफ्रीका इस दफा अपना जिंक्स तोड़ेगा, और इस दफा सेमीफाइनल का तोड़ चुके हैं। हाँ, सेमीफाइनल का तोड़ चुके हैं। तो अब वो कहते हैं कि नहीं वो जीतेंगे। पेपर के ऊपर आपको, मुझे तो पेपर पे इंडिया जो है बड़ी स्ट्रांग टीम लग रही है। आपको क्या लग रहे हैं स्ट्रांग पॉइंट्स जो हैं और वीक पॉइंट्स दोनों टीमों के, इंडिया के भी और साउथ अफ्रीका के भी? जी देखिए, दोनों टीमें वेरी वेल बैलेंस्ड हैं। जिस तरह के भारत की आप बात कर रहे हैं, उनके जो पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, इसी तरह अगर आप उनकी तरफ चले जाएं अपने साउथ अफ्रीकन की तरफ, उनके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, बड़े एग्रेसिव हैं। डिकॉक बड़ा जबरदस्त, क्लासन बहुत, मिलर है उसके पास, उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उनके पास स्पिनर्स में भी वो है, वो सारा कुछ है, सारे उनके पास हैं। दे आर वेरी बैलेंस्ड टाइप टू। और सबसे अच्छी बात, उनकी फील्डिंग बड़ी अच्छी होती है। इस दफा भारत की फील्डिंग आपने देखी, वो एक्सर ने जो कैचेस पकड़े हैं वो बहुत ही जबरदस्त। तो दोनों टीमें बड़ी बैलेंस हैं। मगर T20 का जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो शुरू की 6 ओवर होते हैं। जी बिल्कुल। पहले 6 ओवर के अंदर जो हाथ मार गया से मुराद है आपने बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आपने उनके 2 आउट कर दिए 6 ओवर के अंदर, तो उनका जो रन बनाने का रिदम है वो टूटता है और वो रन एक्सेलरेट नहीं कर पाते। और अगर आप बैट्समैन हैं और आपने शुरू के 5 ओवर के अंदर 50 से 65 लगा दिए, फ्रॉम 50 to 60 लगा दिए, तो आपका पल्ला भारी हो गया। तो ये जो खेल है ना T20 का, इसमें आप जितनी भी प्रेडिक्शंस कर लें, जितना भी कर लें, मगर जो शुरू के जो 6 ओवर हैं, आप नोट कीजिएगा, ये 6 ओवर मैच डिसाइडर्स होते हैं कि ये गेम किसकी तरफ जा रहा है। तो ये जो 6 ओवर है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता दोनों बैलेंस साइड हैं, कौन सी टीम का पल्ला भारी होगा कौन नहीं होगा। मगर थोड़ा सा मेरी फीलिंग आ रही है कि भारत का जो प्लेइंग कंडीशन, मैं आपको ये कहना है कि मैं 60 भारत को दे रहा हूँ परसेंटेज, और 40% मैं उसको दे रहा हूँ साउथ अफ्रीका को। देखिए, साउथ अफ्रीका का ये चौकस वाला लेवल था वो खत्म हो गया। पहली दफा वो फाइनल में आ गए, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने एक और मैच जीतना है, और उसके बाद उनका वो जो टीम्स है वो खत्म हो जाएगा कि जी हम चोक कर जाते हैं और हम उसका आगे नहीं बढ़ पाते। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो 60 या कह लें कि 55-45 कह लें। मैं भारत को अभी भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पल्ला उनका भारी है बिकॉज ऑफ द प्लेइंग कंडीशंस, और जो साउथ अफ्रीकन है 45% एंड इंडिया विल बी 55% टू विन। सही। जी आमिर जी, हमारे पास कल अच्छा
अब बात हो रही थी इसकी, आपने बात कर ली है। थोड़ा सा मेरा ये था कि हम पाकिस्तान की बात करते, लेकिन अब हमारी एक बात हुई है कि हम पाकिस्तान पे कल बात कर लेंगे। जी। और आपको पूरा एक पोस्टमार्टम करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवालात थे पाकिस्तान से रिलेटेड। अच्छा, लोग यहाँ पर हमसे सवालात जो हैं वो कुछ आए थे, मेरे ख्याल से निशान मॉक सवाल कुछ कॉलर्स के हमारे पास सवाल आए थे, वो आप पूछ लें उनसे। जी सिकंदर भाई, एक सवाल आया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से, मैं आपको वो सवाल पढ़ देता हूँ। इट इज सैड टू सी पाकिस्तान exiting the World Cup in first round. The World Cup was tasteless without Pakistan. My question to you is, in order to improve Pakistan cricket, यानी white ball cricket की वो बात करें, do you think PCB should ban players to play T20 leagues like BCCI did? पवन सिंह ब्रैम्पटन से कह रहे हैं। यार ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है। देखिए, हमारे लड़के जो हैं लार्जर देन लाइफ हो गए हैं इस वक्त, ठीक है। और जैसे बाबर आजम है, शाहीन है, ये लोग, और हारिस रऊफ हैं, ये लोग समझते हैं कि उनके मतलब वो ही पाकिस्तान चला रहे हैं या पाकिस्तान की क्रिकेट चला रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ ये हुआ है कि हम डिरेल्ड हो गए, हमारी जो ट्रेन थी क्रिकेट की पटरी से उतर गई है। हमने इसको वापस लेके आना है, डिसिप्लिन लेके आना है कि जिसके अंदर ये है कि लड़के, आपको यकीन आए ना आए, हमारे इस पाकिस्तान टीम में सिर्फ 3 लड़के ऐसे हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली इस सीजन में, यानी कि एक इब्रार ने खेली जो कि हमारा एक सीक्रेट वेपन है, अभी तक उससे बॉलिंग नहीं कराई गई है। कराची में भी उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया कि कोई उसको देखे ना, मिस्ट्री है वो इब्रार। तो वो खेला है। साइम अयूब 2-3 मैच खेला है और अब्बास अफरीदी ने 2 मैच खेले, बाकी किसी लड़के ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है जिसके वजह से पाकिस्तान की टीम, और जो सवाल है कि क्या हमें लीग्स को रोक देना चाहिए, मैं कहता हूं कि आपने लीग खेलने दें व्हेन देयर इज अ ऑफ सीजन। ऑफ सीजन जब इस वक्त हमारा चल रहा है, हमारी क्रिकेट शुरू होती है सितंबर वगैरह में, सितंबर के बाद आप किसी को ना बाहर जाने दें। और चाहे वो कितना लाडला क्यों ना हो, कोई कहे ये किंग बाबर हैं, ये फला हैं, ये ओहो इनके बगैर टीम नहीं चलती, नो वे। आपने ये कानून बनाना है। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट बोर्ड हर हफ्ते तो बदल जाता है। जी। एक नया चेयरमैन आ जाता है। जब नया चेयरमैन हर हफ्ते आ जाता है तो फिर वो डिसिप्लिन रहता नहीं। सही। तो ये चीजें मुझे सही करनी है। तो जिन्होंने भी ये सवाल किया है उनके बिल्कुल सही है, मैं भी इसके साथ एग्री करता हूँ कि ओनली ऑफ सीजन में 2 मैचेस की इजाजत होनी चाहिए, 2 लीग्स की, इसके अलावा किसी भी लीग की इजाजत नहीं होनी चाहिए। देखिए, भारत ने 2011 में आखिरी वर्ल्ड कप जीता ना, इतने लंबा अरसा हो गया, तकरीबन कितने साल हो गए? 13 साल हो गए तकरीबन। 13 साल हो गए हैं। उन्होंने अपने डिसिप्लिन रखा है, लड़कों को बाहर नहीं जाने देते, किसी साथ खेलने नहीं देते, किसी मुल्क में जाके नहीं खेलते। उसके बावजूद भी वो 13 साल से नहीं जीते। 13 साल नहीं जीते। हम फिर भी 2009 में यूनुस खान ने हमें जिता दिया, 2011 में आपको सरफराज ने आपको जिता दिया, मगर वो आज तक नहीं जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो दोनों उसमें पॉइंट्स हो सकते हैं, मगर मेरा ये है कि ये ऑफ सीजन में आप जाकर लीग्स खेलें, ड्यूरिंग द सीजन आप नहीं खेल सकते। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सिकंदर भाई, एक और इंटरकनेक्टर जो मेरे पास सवाल है वो यही है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रमीज राजा, जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे हमारे, डू यू थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है राइट डायरेक्शन में जा रही थी? जिस तरह से उन्होंने अंडर 19 सुपर लीग का इनेकाद किया था पाकिस्तान में, दुनिया में ये पहली दफ़ा लेके आए थे। तो आपको समझते थे, जब आपको क्या लगता है कि जब रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन थे या बोर्ड के हिस्से थे, एक बड़े ओहदे पे थे, तो क्रिकेट जो है थोड़ी सी हमें लग रहा था कि सही रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, और उन्हीं टाइम के दरमियान जो है पाकिस्तान सेमीफाइनल भी खेला, फाइनल भी खेला, और इंडिया को हमने 10 विकेटों से भी हराया। जी, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। रमीज राजा को आपने कभी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते देखा? देखिए, दिस इज अ कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ बिलियन ऑफ रुपीस का काम होता है। जी। आपको ये देखिए कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ होता है वो क्रिकेटर नहीं होता, वो इस कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा होता है जो जिसको ये पता हो कि किस तरह एक कॉर्पोरेट सेक्टर को चलाया जाता है। उसके पास एडवाइजर, मगर क्रिकेट के एडवाइजर्स होते हैं। जैसे अभी नकवी साहब आए, इनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने उनको डुबो दिया। वहाब रियाज उनका एडवाइजर हो गए, यूसुफ। तो कहते हैं कि
आपका अच्छा एडवाइजर हो तो आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, और आपके एडवाइजर नहीं। रमीज राजा ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। जी जी। उन्होंने वही प्रोग्राम लेकर आए जो उनको दिया गया था, उन्होंने कुछ अपने जहन से नहीं सोचा। वो जो बच्चों की आप लीग की बात कर रहे हैं, जी जी, वो तो वेस्ट हो गया। 1 बिलियन रुपीस उस पर खर्च हुआ था, 1 बिलियन, ठीक है। एक लड़का उधर से नहीं आया, एक, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ कि एक 16, 17, 18 साल के लड़के को आप पैसों की आदत डाल दें। जी जी। कि बेटा आपको 20 लाख रुपया मिलेगा, आपको 10 लाख रुपए, जिसने जिंदगी के अंदर, जिसके पास बाइक नहीं हो चलाने को, जिसके पास साइकिल नहीं हो अपनी घर में रखी हुई हो, आप उस, हमारे लड़के बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा एक लड़का है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बेचारे की घर की छत नहीं है, तो वो जो लाहौर कलंदर वाले थे, उन्होंने कहा हम उसको बना के दे रहे हैं घर। ये पूरा बाद में खबर छपी, जब वो जीते तो उसके घर गए तो देखा कि उन्होंने घर की छत ही नहीं है। तो हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके पास अगर आप उनको 10 लाख रुपए एक 16, 17, 18 साल के लड़के को देंगे, तो उसका तो सारा फोकस पैसों की तरफ चला गया ना। सही। उसको तो वो ना दें, पैसे ना दें, आप इंसेंटिव्स दें। आप उसको बोलेंगे कि आपका हम स्टाइपेंड लगा देते हैं, महीने का आपको मिलेगा 15,000, 20,000 रुपए, आप स्टाइपेंड लें और आराम से रहें, तो वो उसके लिए बेहतर होता। तो मैं नहीं समझता कि अच्छा कोई एक लड़का उस लीग से नहीं आया जो उन्होंने अंडर 19 की कराई थी, कोई क्राउड देखने नहीं आया, जी जी, कुछ नहीं हुआ। इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर। तो मैं नहीं समझता कि उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई है। फिर उनका एक आइडिया आया था उनके जहन के अंदर कि जी मैं ड्रॉपिंग पिचेस लेकर आऊंगा ऑस्ट्रेलिया से। आपको पता है मिलियंस ऑफ डॉलर का वो खर्चा था, और ड्रॉपिंग पिचेस मतलब मैं पता है किस तरह डिस्क्राइब करता हूँ ड्रॉपिंग पिचेस को, कि जैसे आप विग पहन ले, आपके सर पे बाल नहीं, आप विग पहन ले, इट्स अ ड्रॉपिंग पिच। आप टेम्परेरी तौर पे तो खूबसूरत लग रहे हैं, बट परमानेंट नहीं है, यू आर नॉट राइट, इट्स नॉट नेचुरल। तो आप जो है इस किस्म की मिस्टेक्स रमीज ने की हैं। तो मैं नहीं समझता कि रमीज अगर आए तो वो एग्जीक्यूटिव एज एग्जीक्यूटिव आए, सीईओ आए, उन्होंने जिंदगी में कभी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं किया है। सही। ये काम करना किसी, देखें मैं बैंक में रहा हूँ ना, मैं बैंक का मैनेजर भी रहा हूँ, मैंने एक रीजन भी चेक किया, तो मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, मगर आई डोंट वांट टू बी अ चेयरमैन। मैं ये नहीं कर रहा मुझे चेयरमैन, अगर कोई काम करने की बात हो तो मैंने काम किया है। मैंने एक जगह एज एडमिनिस्ट्रेटर 3 फैक्ट्रियां चलाई हैं, तो मैंने काम किया हुआ है। उन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया क्रिकेट कमेंट्री के अलावा, तो उनको नहीं पता कि क्रिकेट को हैंडल कैसा करना है, पैसों को हैंडल कैसे करना है। तो आई डोंट थिंक सो इज अ गुड चॉइस। सही। अच्छा, ये सवाल पूछा था हमसे साद अली फ्रॉम मिसिसागा से। जी शेर जी। हाँ जी। अच्छा, ये एक हैं हमारे आनंद साहब, उन्होंने कहा कि जैसे, अच्छा मैं आपको जरा हिस्ट्रीज की बता दूं, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया के अंदर अब बीसीसीआई जो है उसने जे शॉ साहब ने उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि हर लड़के को, चाहे वो कोहली है चाहे रोहित शर्मा है, रणजी ट्रॉफी हर किसी को खेलनी पड़ेगी। और अभी मुझे लगता है कि पीसीबी ने उसी को फॉलो करते हुए कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर कि ये जिस वक्त हमारे लड़के जो हैं, ये जो बख्शी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि आपके लड़के जो हैं बड़े थके हुए नजर आते थे जब T20 के क्रिकेट के लिए आए थे। तो सिकंदर साहब से पूछे कि जब आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं और आप इतना ज्यादा खेलते हैं, तो फिर आपको ये थकावट का एहसास कैसे हो सकता है, और आपकी जो है किस तरह की ट्रेनिंग है, कि जिसमें उन्होंने बहुत एतराज किए हैं बख्शी साहब ने। उन्होंने कहा जी कि ये किस तरह की ट्रेनिंग थी कि आपके लड़के एथलीट्स नहीं नजर आ रहे। जाहिर है कि वो ऑब्वियसली आजम खान के बारे में बात कर रहे होंगे कि वो एथलीट्स नहीं नजर आ रहे थे। और फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो लड़के आपके जो आपके कोचेज और वो सारे होते हैं, क्या वो इनकी डाइट्स और ट्रेनिंग्स जो है वो मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं? तो हाउ इज इट पॉसिबल इन अ क्रिकेट अकेडमी? तो अब मैंने कहा पता नहीं। अब नहीं, देखिए मैंने आपको पहले जैसे कहा कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट बोर्ड है हर हफ्ते बदल जाता है, ठीक है। तो जब आप चीजें कंटिन्यूटी में नहीं रहती, एक कोच आया, उसने आके बोला कि आपने ये नहीं खाना, वो आपने ये नहीं करना। इस खाने पे एक लतीफा है, मैं मुझे याद दिलाइएगा, आखिरी में वो लतीफा जरूर सुनाऊंगा कि जब मैं टीम के साथ था तो हमने खाने पर पाबंदी लगाई थी तो क्या हुआ था। अच्छा, एक नंबर 1 तो जो पिछले 4 साल से हमने जो फिटनेस की वो बात करें, नंबर 1 जो आपने वो जे शाह की बात की, इंग्लैंड की जो जितनी भी टीम है जो इसने वर्ल्ड कप पिछले साल जीता था, हर लड़का काउंटी क्रिकेट खेलता है और उनके लिए मस्ट है। दुनिया का ये रूल है, पूरी दुनिया, जब हम खेले करते तो उस वक्त भी ये बिल्कुल सही किया, पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 आपने बोला फिटनेस की,
तो मेरे प्रोग्राम में हमारा जो प्रोग्राम होता है तो उसके ऊपर उसमें हमने वहाब रियाज को बुलाया जब वो नए अपॉइंट हुए थे। उन्होंने हमें ये बताया कि जब मैंने चार्ज लिया तो मुझे पता चला कि लड़कों ने ये कहा हुआ है कि फिटनेस का टेस्ट ही नहीं होगा हमारा, फिटनेस की हमसे बात ही ना करें। यानी कि लड़के जो मैंने पहले कहा लार्जर देन लाइफ हो गए थे, तो उन्होंने ये कह दिया था कि जी हम तो फिटनेस की हमें जरूरत ही नहीं है। नंबर 2 नंबर 3 चीज कि जब आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा कि हमारा फोकस जो लड़कों का था वो सिर्फ क्रिकेट के। देखें जब आप वर्ल्ड कप के बायलैटरल सीरीज खेलने जाते हैं तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आप मस्ती करने जाते हैं। हम भी खेला करते थे, तो हम जो टेस्ट मैचेस होते थे उसमें बिल्कुल सीरियस कर्फ्यू को फॉलो करते थे, मगर जब फालतू टाइम होता था, जब साइड मैचेस होते थे तो हम मस्ती करने निकल जाते थे, हम सब जाते थे। कोई इसमें कोई वो मैं मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। हमारे ये लड़के वर्ल्ड कप के दौरान फंक्शंस में जा रहे थे, $25 में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इस किस्म की हमने कहानियां सुनी वहां पे, जो मैंने सुनी है आपने भी सुनी होंगी। और वो किसी ने बुलाना है तो जी हमें पैसे दे दो हम आ जाएंगे। तो ये चीजें ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप नहीं होती। आप ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपका फोकस, इट्स अ वर्ल्ड कप, इट्स नॉट अ बायलैटरल सीरीज कि आप इंग्लैंड गए हैं, अभी इंग्लैंड में सीरीज होने वाली है पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस की, आप जो चाहे करें, वो इट्स अ बायलैटरल सीरीज। मगर इन चीजों के अंदर आपको अपना फोकस जो है खेल के ऊपर रखना चाहिए और उनके फिटनेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले ये होता था कि एक टेस्ट होता था इनका, दुनिया में हर स्पोर्ट्स का ये रूल होता है कि सीजन शुरू होने से पहले उनका फिजिकल टेस्ट होता है, और जब सीजन खत्म होता है तो जो कोच होता है एक पर्चा आपको देता है कि भाई ये आपका लेवल होना चाहिए, जब आप वापस आएंगे 3 महीने के बाद तो इस लेवल के ऊपर आपका टेस्ट होगा। इफ यू अचीव दैट लेवल then you will get the central contract and then you will be in the team। तो हमारे यहाँ तो ये चीजें होती नहीं, इसलिए कि वो they are larger than life। वो कहते हैं कि जी मेरे पैसे बढ़ाओ, मैं तो इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, तो भाई ऐसे नहीं होता। तो हमने इन चीजों पे कंट्रोल ही नहीं रखा। आप जब खाने पीने की बात कर रहे हैं तो हमारे घरों में कहाँ खाने पीने का ये कंट्रोल होता है। आजम को तो छोड़ दें, वो बेचारे का ये एक इम्यून सिस्टम के लिए ऐसा है कि वो थोड़ी देर के बाद वो उसका वजन बढ़ जाता है। वो मेरा शागिर्द रहा है 3 साल, जब वो छोटा था कोई 12, 13, 14 साल का, तो उस वक्त वो मेरे पास क्रिकेट एकेडमी में खेलने आता था। मेरी क्रिकेट एकेडमी से 2 लड़के इस वक्त पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, एक तो आजम है और एक शान मसूद है। शान मसूद के 6 साल आया, मैंने उसकी कोचिंग की, और अब मैं नहीं करता, पिछले 5-6 साल हो गए। मैं अब मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं तो बातें करता हूँ, ज्यादा आसान होती है ना करना, तो मैं वो करता हूँ। तो ये चीजें जो है ना, कोच कितना भी कर ले, तो ये हमारा जो सिस्टम है, जो डिरेल होने की बात कर रहा हूँ कि जब रमीज राजा आए थे, जो आप लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी, उन्होंने ये सिस्टम दोबारा क्यों नहीं सही किए। वो तो क्रिकेटर थे, आज मुझे बोले मैं इन सबको इसी लाइन के ऊपर लगा दूंगी, भाई ये चीजें होंगी तो आप क्रिकेट खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में हजारों लड़के, मगर रमीज राजा ने नहीं किया। होता ये है कि जब आप 2-3 महीने के लिए आते हैं, आप पहले नजम सेठी थे, रमीज राजा आ गए। अब रमीज राजा जब आए, या उसके बाद ज़का अशरफ आ गए, ज़का अशरफ के बाद मोहसिन नकवी आ गए, जब ये इस तरह नया बंदा आता है तो उसका सिर्फ फोकस ये होता है किसी तरह जीतते रहें। हम जीतते रहेंगे तो लोग आवाज नहीं उठाएंगे। अब हार गए ना, पूरा पाकिस्तान जो है ना डंडा लिए खड़ा हुआ है कि इनको सीधा करो। अब मोहसिन नकवी साहब उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सर उन्होंने अनाउंस किया कि अब हर किसी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा सर, हमारे पास सैयद साहब थे, उनका क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान ने 1992 का एक वर्ल्ड कप जीता था बड़ी शान से, अब आप हमें बताएं कि हम कब जीतेंगे। वो आपने बीच बीच में बताया कि हमने 2009 और 11 में भी, बहरहाल उनका ये बड़ा गम था कि हम कोई ऐसे मैसिव अब कोई टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे। और दूसरा सैयद साहब का क्वेश्चन था कि इन सब लड़कों को सीधा करने के लिए क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है। पीसीबी 92 का वर्ल्ड कप भी हम दुआओं से जीते थे। नहीं सर, स्टार्स उस टीम में भी सारे स्टार्स जीते, सीधा नहीं जीते थे, उसमें भी दुआएं थी। एक मैच कोई हार गया था, एक मैच कोई जीत गया था, किसी का मैच गिर गया था, किसी का जहाज क्रैश कर गया था। सर कुदरत का निजाम। किसी ने बड़ा अच्छा एक मीम लगाई थी कि बाबर आजम कह रहा है कि यार तुम लोग हमें कह रहे हो कि हम अच्छा नहीं खेले, अपना ख्याल करो कि अब तुम लोगों की दुआओं में असर नहीं रहा। आप अपने ईमान की फिक्र करें, आपकी दुआओं में असर नहीं रहा पहले, यानी कि हम दुआओं से जीतते रहे सर। तो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है ना, हम तो वो ये तो हम 92 का वर्ल्ड कप भी दुआओं से जीते हैं। कौन सा हमने कोई बहुत बड़ा तीर चला दिया था। खुद खान साहब कहते हैं कि जी ये हो गया था, ये हो गया था, मगर मुझे यकीन था
कि मैं जीत जाऊंगा, तो वो कॉन्फिडेंस था उनका, मगर हम दुआओं से जीते थे। तो अभी भी हम देखें, हमें क्रिकेट को प्रॉपर तरीके से, जो मैं बार बार कहता हूँ, प्रोफेशनली कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको चलाएं। हमारे यहाँ सिफारिशें बहुत आ जाती हैं, कोई आदमी है ये बच्चे को दे दो, सेनेटर साहब फोन कर रहे हैं, एमएनए कर रहा है, एमपीए कर रहा है, ये लोग फोन करते हैं कि जी आप इनको इसको ले लें, इसको। ये नहीं होना चाहिए। बंदे को इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि लुक आफ्टर कर रहा है क्रिकेट को, कि वो कहे कि नहीं बेटे को, अगर कोई बच्चा आता है तो देखिए, मैं एक सिलेक्टर था एक जमाने में, आपने जिक्र किया, मैं 2 महीने के लिए सिलेक्टर था और मेरा झगड़ा हुआ, मैं रिजाइन करके चला गया। झगड़ा क्या हुआ कि वेरी सिंपल, कि वो जो टीम में एक लड़के को भेजना था, मैं और जो हमारा चीफ सिलेक्टर था वसीम बारी, हम मीटिंग कर रहे थे और मैं घर आया तो मुझे पता चला कि मुझे रिपोर्टर ने फोन करके बताया कि वो तो लड़का चला गया, आपने तो टीम डिसाइड। मैंने कहा हम डिसाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप डिसाइड करें। वो सुबह 6 बजे की फ्लाइट से चला गया, यानी कि हमारे जो चेयरमैन थे उस वक्त के, उन्होंने उस लड़के को पहले ही भेज दिया जी। और उन्होंने जो है हमसे पूछा तक नहीं। तो मैंने कहा सर ये अगर ये बात है तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। अच्छा, मगर उस हमारे तनख्वाह नहीं थी, हो सकता है तनख्वाह इतनी बड़ी होती मैं शायद ना करता। अच्छा सर, दुआओं पे आप बात करते, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम का टाइम भी इख्तिताम पे, दुआओं पर ही बात हो रही तो उसमें खत्म करते हैं। सर 92 की बात हो रही है, दुआओं पे, बेशक दुआओं पे जीता, लेकिन नियतें साफ थी, टारगेट डिफाइन था। तो उन्हीं दुआओं ने और कुदरत के निजाम ने, यानी बारिश ने आपको वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग करा दिया और आप जीत गए। इस बार ना नियतें सही थी, ना टारगेट सेट था, तो दुआएं तो हो रही थी, लेकिन नियतें सही नहीं, तो वही कुदरत का निजाम जिसको बारिश कहते हैं उसने आपको बाहर कर दिया। बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। इन्नमल अमाल बिन्नियात, हमारा सारा कुछ जो है नियतों के ऊपर होता है। मैं यहाँ पे 100% आपसे एग्री करता हूँ कि हमारी नियतें सही नहीं थी, और जो कुदरत का निजाम था, जो बारिश थी, वो हमारी नियतों की वजह से आ गई। हमें अपने ईमान सही करने पड़ेंगे ताकि इनके हमारी दुआएं कबूल हों, ये लड़के जीते। जिस तरह के किसी ने एक मीम्स बनाई थी, तो मैं वो जल्दी से लतीफा सुना दूं। खाने का ये वाकया, ये सच्चा वाकया है, लतीफा नहीं है। जी। हमारा जो कोच था साउथ अफ्रीका से आया था, देखिए एकदम से वो नाम ही निकल गया उसके जहन से मेरा। तो वो जो कोच था उसने जो है हमारा कहा कि उसने कहा कि कोई लड़का जो है पराठा नहीं खाएगा, कोई ये नहीं चीजें, पूरी हलवा और ये चीजें नहीं खाएगा, सब प्रॉपर डाइट करेंगे। और पीसी में हम ठहरे हुए थे और सब खा रहे थे, तो एक लड़के ने ना टोस्ट के नीचे जो ना पराठा छुपाया हुआ था। क्या बात है सर। हाँ, तो उसने वो जो था, कोई 20-25-30 लड़के नाश्ता कर रहे थे, तो वो सब पे नजरें रखा हुआ था। उसने पराठे के नीचे, सॉरी टोस्ट के नीचे पराठा रखा था, वो तोड़ के वो खा रहा था। तो रिचर्ड पाइबर्स, हमारा कोच था रिचर्ड पाइबर्स, तो रिचर्ड पाइबर्स आया, उसने उसको पकड़ लिया और उसने उसको खूब लताड़ा कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो गुस्से के अंदर चीखता चिल्लाता ना वो ड्रेसिंग रूम, वो डाइनिंग रूम से निकल के चला गया। जब वो चला गया, जैसे वो गया, तो हमारे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर वो वहां बैठे हुए थे, तो जिस अंदाज में उन्होंने बात की, मैं बोलता हूँ, मैं आपको बयान करता हूँ, मुझसे कहने लगे, सीकू भाई इन्हों समझाओ रिचर्ड नू, और मैं 4000 रन कर देते पराठे खा के, अब मैंने मना कर दिया। हमारे लड़कों की साइकी ये है कि मैं तो 4000 रन कर दिए, मैंने तो 100 खिलाड़ी आउट कर दिए निहारी खा कर। आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? मैंने तो भाई रन करते तो मुझे पराठा खा के कर दूंगा, आपको क्या? हमारे बच्चों को डिसिप्लिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसके सिर्फ मेरे नजदीक जो है, मैंने अपनी बैंक की टीम, जो मेरी बैंक में काम करता था, उसको भी मैंने हैंडल किया हुआ है, और सिर्फ ये पैसों से मार खाते हैं। आप इन पे फाइन लगाएं। जैसे कि अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, गलत हरकत से मुराद है कि ही इज नॉट गेटिंग फिटर, या ट्रेनिंग नहीं कर रहा, खाना सही नहीं खा रहा, आपने उस पर कर्फ्यू लगा हुआ है, रात को गायब हो जाता है, इधर घूम फिर के आ रहा है, फैमिली के साथ घूम रहा है, वो चीजें, तो आप उसके ऊपर एक फाइन लगाएं कि आप ये हरकत $5000। अच्छा, आप यकीन करें ये जलेबी की तरह सीधे हो जाएंगे। अच्छा सिकंदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, कल इस पे मजीद जो हम बात करेंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा नोट्स है, बहुत ज्यादा बातें, सवालात है पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी हम लोग इंशाल्लाह कल बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट पे सिक्कू भाई, मैं आई थिंक सिक्कू भाई कह सकता हूँ, कि आपने कहा सब आपको सिक्कू भाई कहते हैं, तो हाँ, क्योंकि जो हमारे लेकिन मैं सर भाई नहीं कहूंगी।
शाजिया जी भाई ना कहें, मैं नहीं कहूंगी भाई। क्योंकि हमारे इंडियंस भी यहाँ बहुत सारे सुन रहे होते हैं। सिकंदर बख्श हमारे साथ हैं, फॉर्मर क्रिकेटर, जिनको हम सिक्कू भाई जो है वो कहते हैं। हाँ। और वो कल भी हमारे साथ कह रहे हैं, मेरी वाइफ कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कुछ कह रहे हैं। भाई सिक्कू भाई नहीं कहती, बाकी सब कहते हैं। सही, ये थे हमारे साथ सिकंदर बख्श साहब, बात कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट पे, इस वर्ल्ड कप पे। तो सिकंदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा Thank you, thank you. कल 7 Lovely talking to you, sir. बजे We'll दोबारा connect आपसे tomorrow, कनेक्ट yeah. होंगे और दोबारा हम फाइनल जो होगा, फाइनल पे हम बात करेंगे आपसे। और पाकिस्तान टीम के जो ऑन द ग्राउंड और ऑफ द ग्राउंड जो किस्से रहे, ड्रामे, उन पर भी बात करेंगे। जी सिकंदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू।